नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी की सभी परीक्षाओं में हिंदी विषय का एक अलग ही महत्व है। आजकल सभी परीक्षाओं में हिंदी ज़रूर पूछी जाती है और हिंदी में आपको कोशिश ये हमेशा करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर स्कोर कर सकें। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। पहला प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जरूर ध्यान देना, आपको प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, अमर, देव, सुधाकर। तो इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? इसका उत्तर आपका होगा पहले का डी, सुधाकर। सुधाकर क्या किसका पर्यायवाची है? सुधाकर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। दोस्तों, आपको कमेंट में अपने मार्क्स भी बताने हैं मुझे कि आपको कितने स्कोर हो रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और इम्पॉर्टेंट बुक से पढ़िएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कौन से पर्यायवाची मुझे पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। पर्यायवाची बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है देवता, अमृत, चंद्रमा, कमल, तालाब, समुद्र, इन सब के पर्यायवाची ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ के जाइएगा, जिससे कि प्रश्न में जब वो आए तो आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी जो कभी नहीं आते हैं वो आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो दिक्कत होगी। दूसरा प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो कौन सा समास है बताइए। देखिए, समास को तो प्रैक्टिस सेट के दौरान ही आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ मैंने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको दिख जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में इतनी बार समास अब तक हो चुका है कि पता चल गया होगा आपको कौन सा समास है। नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो कौन सा होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। नीली है जो गाय, दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है। आंख, अली, अक्षी, अक्ष। आपको पता है आंख का जो पर्यायवाची होता है वो अक्षी होता है ना, छोटी ही की मात्रा लगती है। अगला देख लेते हैं। अंग, अवयव, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग, नागकेशर या फिर इज्जत। तो इसका देखिए कौन सा दोस्तों सही है? बी वाला सही है आपका। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है? चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या फिर चुगली करना। तो चौथे का क्या होगा दोस्तों? कान फूंकना यानी कि गुरु मंत्र देना। कान भरना अगर होता तो आप कहते चुगली करना। ठीक है, कान भरना होता है वो, कान फूंकना गुरु मंत्र देना। पांचवा देख लेते हैं। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य भूतकाल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो ये क्या होगा? देखिए, भूतकाल तब होता जब ये बोलते कि वहाँ मतलब कोई चीज़ बीती हुई चीज़ थी, तो बता रहा है अभी तुरंत कि मंदिर में गया तो मन को शांति मिली। तो ये क्या होगा आपका दोस्तों? ये आपका होगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, 6 का आपका सी होगा। छठा प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है दोस्तों? ये होता है आपका संज्ञा के हिसाब से। ठीक है, तो 6 का आपका बी हो जाएगा। चलिए, सातवां देख लेते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो क्या होता है, अगर आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ क्या होगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। सातवें का दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा और सारे करिएगा। मैं आपसे बताऊं, आपको दिखेगा इंप्रूवमेंट, दिखेगा खुद। इसी में से कुछ चीज़ें आपको पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। अभी हम लोगों ने कल भी प्रैक्टिस सेट में एक समास वाला क्वेश्चन किया था, नवग्रह। वो भी क्या था आपका? वो भी द्विगु समास था। जब भी अंकों की बात आ जाती, नंबर्स आ जाते हैं, वहाँ पे द्विगु समास होता है। यहाँ पे क्या है? चौराहा। तो ये आपका क्या है? यहाँ भी नंबर की बात हो रही, यानी कि ये भी द्विगु समास हो जाएगा। नवा प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा अपादान कारक। ठीक है। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देवगण, देवजन, देवलोक या फिर देववृंद। तो क्या होगा इसका दोस्तों? इसका होगा देवगण। ठीक है। अगला देख लेते हैं 11वां प्रश्न।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध, पेय, गौरस या फिर अमीय? तो कौन सा नहीं है दोस्तों दूध का पर्यायवाची? अमीय नहीं है, क्योंकि अमीय किसका होता है? अमीय होता है आपका अमृत का पर्यायवाची। ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना? तो कौन सा है? देखिए नदियां जो होती है आपको पता है वो स्त्रीलिंग होती है, गंगा हो चाहे यमुना हो। तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 13 देख लीजिए, कच्चा चिट्ठा खोलना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना या फिर कान का कच्चा होना? तो 13 का क्या हो जाएगा? कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है किसी का सारा भेद खोल देना, यानी कि 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 14 प्रश्न आपका है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण क्या होगा? उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या फिर उपनिवेशवाद? तो 14 का दोस्तों क्या होगा? उपनिवेश से संबंध यानी कि औपनिवेशिक। ठीक है। 15 प्रश्न है आपका, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो ये आपका विसर्ग संधि का क्वेश्चन है। निष्कालंक, निष्कलंक, ये निष्कलंक या फिर निष्कलंक? तो इसका क्या होगा? 15 का आपका बी हो जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ज़्यादातर लोगों को ये आता होगा। 16 प्रश्न देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देख लीजिए ये हमने कल या परसों जिस भी दिन प्रैक्टिस सेट कराया था वहाँ भी ये शब्द आ चुका है। दृष्टा ऐसे लिखा था, वहाँ कैसे लिखा था? ऐसे लिखा हुआ था, यानी कि वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट को हम जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सुषुप्त गलत लिखा हुआ है। आपको पता है सुषुप्त कैसे लिखते हैं? ऐसे षटकोण वाला सा। ठीक है, और रचिता क्या होता है? रचयिता होता है। 17 प्रश्न देख लेते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वह क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या फिर देशज? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। 18 प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऋषि, ऋषि, ऋषि या फिर ऋषि? तो क्या होगा दोस्तों? कौन सा शुद्ध वर्तनी है? 18 का आपका ए हो जाएगा। देखिए हिंदी का पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, लेकिन हिंदी स्कोरिंग इसलिए आपको यही कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप यहाँ से स्कोर कर लें। छोटी सी मिस्टेक से कहीं आप क्वेश्चन आपके 2-3 गलत हो गए, समझ लीजिएगा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा बारीकियों से। 19 प्रश्न का क्या उत्तर आ रहा है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गुह्या मंच? क्या होता है 19 का? नेपथ्य। ठीक है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस चल, निश प्लस चल, निस प्लस चल या फिर निह प्लस अचल? तो क्या होगा इसका? ये भी विसर्ग संधि वाला क्वेश्चन है, निष्कलंक जैसे। क्या होगा? निह प्लस चल। सदाचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, कदाचार, अपराध या फिर अन्याय? क्या होगा सदाचार का विलोम? कदाचार। 22वां प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य क्या है? मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल सही है। गोलियों की बौछार हो रही है, बिल्कुल सही है। पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, ये गलत है आपका। ठीक है, 22 का डी ही गलत दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, गद्यांश आ गया, और जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, मैं गद्यांश को नहीं पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट होगा, और आपका ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन खत्म करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस 2 मिनट के लिए इसको पॉज करिएगा पैसेज को, और पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगी उससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बस वीडियो को यहीं पॉज करके पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ठीक है, 23 प्रश्न है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर या फिर ओजस्वी चेहरे पर? क्या होगा दोस्तों? इसका है ओजस्वी चेहरे पर। ठीक है, डी ऑप्शन है। अब ये अगर आपको देखना होगा तो आप ऊपर पढ़ लीजिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, चलिए 24 प्रश्न देखते हैं, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें या फिर विश्वासपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें? तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है 24 का सी, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा हमसे, और सबसे ज़रूरी बात, मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके आ रहे हैं। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना या फिर चीखना चिल्लाना? तो पाचन क्रिया से जुड़े हुए ज़्यादातर जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं अगर क्रोध को काबू में रखा जाए। ठीक है दोस्तों,
तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कितने मार्क्स आए हैं। जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।